हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतिक स्टडी पॉइंट। माय नेम इज नागेश्वर कुमावत। और आज जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग हमारा जो सिलेबस रहने वाला है फिजिक्स का क्लास 12th का 2026-27 उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है, कितना टाइम आप लोगों को कौन से चैप्टर के लिए देना है और वगैरह सारी बातें। लेकिन दोस्तों उससे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है अभी क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। कुछ बच्चे बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस बार के नए चेकिंग सिस्टम से डिसअपॉइंट भी हुए हैं। दूसरा एक इशू आप लोगों ने नीट के पेपर के लीक होने का भी सुना होगा, उसका भी कहीं ना कहीं बच्चों की प्रिपरेशन पे बहुत बुरा असर पड़ा है। तो सीधा बस आप लोगों से मेरा यही कहना है कि कई बार क्या होता है ना बेटा, हम लोगों की लाख अच्छी तैयारी होने के बाद भी इस टाइप की जो चीज़ें हमारे साथ होती है वो कुछ बच्चों के लिए अच्छी होती है, तो वहीं कुछ बच्चों के लिए बहुत बुरी होती है। अब जिनका मान लो नीट का पेपर अच्छा गया होगा, बेचारे उन लोगों को तो फिर से प्रिपरेशन करनी होगी, और जिनका थोड़ा बहुत कसर कहीं कमी रह गया होगा उनको फिर से जो है प्रिपेयर करने का एक मौका मिल जाएगा। तो तुम्हें अपना जो क्लास 12th है उसको लेके बहुत सीरियस होना है। मतलब आप लोगों को उस मोह माया से बाहर निकलना है कि जैसे मेरा पेपर कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और जो आप लोगों को कॉपी है वो ऑनलाइन चेक हो रहा है। तो ऐसे छोटी मोटे एक्सपेरिमेंट जो है वो सीबीएसई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहता है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को अपने पेपर की प्रिपरेशन को लेके, है ना, किसी भी तरीके से ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ये चीज़ें जो है वो लास्ट में कवर कर लूंगा। क्योंकि इस साल का आपने फिजिक्स का पेपर देखा होगा, जिन बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का पेपर रहा उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक दिन का छुट्टी मिला, यानी कि 18 को उनका फिजिकल एजुकेशन का पेपर था और 20 को सीबीएसई ना फिजिक्स का पेपर रखा था। तो ये जितने भी इंसिडेंट हैं, चाहे वो पेपर के बीच में एक दिन का गैप हो, या फिर आप लोगों का ऑनलाइन चेकिंग सिस्टम हो, या फिर आप लोगों का किसी टाइप का कोई पेपर लीक होना हो, तो ये सारी बातें ध्यान में रख के हम लोगों को हमारा कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि चाहे जो कुछ भी हो, है ना, जो कुछ भी हो, वी आर रेडी फॉर एनी सिचुएशन। ओके, सो लेट्स गो फॉर अवर सिलेबस। देखते हैं हम लोग कि इस बार आप लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है अभी तक बुक्स वगैरह आई होप आप लोगों ने खरीद ली होगी, है ना। तो जो आप लोगों का फिजिक्स रहने वाला है ना, वो 11th की तरह ही दो पार्ट में रहने वाला है। और यहां पे आप लोगों को यूनिट वाइज जो है मैं आप लोगों को इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों का सीबीएसई के अकॉर्डिंग, जैसा कि सीबीएसई ने आप लोगों के लिए डिसाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है थोड़ा सा देखने वाले हैं कि कौन सा वाला यूनिट हम लोगों का या फिर कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों का कितना मार्क्स का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों का चैप्टर रहेगा, ये आप लोगों का यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर आप लोगों के दो चैप्टर्स रहेंगे बेटा। सबसे पहला रहेगा आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, और दूसरा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो आप लोगों का सेकंड चैप्टर है ना, जो आप लोगों का सेकंड चैप्टर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों को 10th की याद भी दिलाएगा। आप लोगों को बहुत सारे 10th के पाप भी धोने पड़ेंगे, है ना। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप लोगों का 10th क्लास का फिजिक्स जो है वो अच्छा रहा होगा तो बेशक आप लोगों को उसका फायदा 12th क्लास में जरूर मिलने वाला है। ओके, जैसे कि एक पोटेंशियल का अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज है ना, तो वहीं से स्टार्ट होके आप लोगों के लिए जो है ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगेगा। या फिर अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत कहीं तैयारी वीक है तो हल्का फुल्का परेशानी आप लोगों को हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे भी आप लोगों का यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर आप लोगों का चैप्टर थर्ड आएगा, उसका नाम भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और यहाँ पे भी आप लोगों को 10th में जो आप लोगों ने जैसे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा होगा, रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा, रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा, वो सारी चीजें, है ना, एक एडवांस लेवल के साथ आप लोगों को फिर से देखने को मिलने वाली है। तो जिन बच्चों का क्लास 10th में थोड़ा बहुत अच्छा बेसिक रहा है उन बच्चों को डेफिनेटली यहां पे फायदा मिलने वाला है। तो अभी तक जो आप लोगों ने ये तीन चैप्टर्स देखे हैं बेटा, है ना, कौन कौन सा, आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और आप लोगों का थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों चैप्टर्स
मिलके आप लोगों के सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टोटल 16 मार्क्स के होने वाले हैं। मतलब अगर आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोगों को इसके जो है 16 मार्क्स का मटेरियल, स्टडी मटेरियल आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर मूव करें तो हम लोगों का यूनिट 3 जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसके अंदर आप लोगों का चैप्टर 4 रहेगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और चैप्टर 5 रहेगा मैग्नेटिज्म एंड मीटर। तो जो आप लोगों का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर आप लोगों का रहने वाला है और ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, आप लोगों को क्लास 12th में इन चारों चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सी बार बच्चे इन चैप्टर को बड़ा होने की वजह से है ना थोड़ा गैप दे देते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि इनको बाद में एक बार फिर से प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन ये वाली गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं है ना, आप लोगों को जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे से कमांड बनानी है। अगर आप लोगों के 4 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, एक तो आप लोगों का फिजिक्स का इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप लोग सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। दूसरी बात, आप लोगों के जो न्यूमेरिकल्स है ना, बड़ी चिढ़ते हो आप न्यूमेरिकल्स से, बड़ी परेशानी होती है स्पेशली उन बच्चों के साथ जिनका बायोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा और जिनका थोड़ा सा है ना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स जो है वो परेशानी बनता है। लेकिन बिना न्यूमेरिकल्स के आपका काम चलना भी नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी या डेरिवेशन से आप लोग पास हो जाओगे। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब उठा के देखेंगे तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आप लोगों का फिजिक्स का पेपर रहता है बेटा वो न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से ही मिलके बनता है। मतलब सीधे क्वेश्चंस तो आपको रेयर केस में पूछे जाते हैं है ना। तो स्टार्टिंग से हम लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करना है ताकि हम लोग हमारे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएं। उसके बाद में जो आप लोगों का चैप्टर 5 है बेटा मैग्नेटिज्म इन मैटर, ये आप लोगों का बहुत इजी चैप्टर है, ऑलमोस्ट थ्योरी आप लोगों को इसमें मिलने वाली है। तो मैं इसके आगे आप लोगों का मेंशन कर देता हूँ, ये आप लोगों का एक इजी चैप्टर रहेगा। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट आप लोगों का यूनिट 4, उसके अंदर आप लोगों को अगेन 2 चैप्टर्स पढ़ने। यूनिट का नाम रहेगा आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट्स और इसके अंदर आप लोगों का चैप्टर 6 एंड 7 आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो चैप्टर 6 है उसका नाम रहेगा आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी आप लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, अच्छे खासे डेरिवेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस लगाने को मिलेंगे और धीरे धीरे आप लोगों का एक्चुअली क्या ना बेटा ये जो चैप्टर है आप लोगों का अपना इसके बाद वाला है ना, चलो पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब ज़्यादा नया भी आप लोगों के लिए नहीं रहेगा, हल्के फुल्के अगर आप ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को बहुत अच्छे से समझ के चलते हो है ना, तो इस वाले चैप्टर में आपको परेशानी नहीं होने वाली है। ओके, सो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है ना। मतलब कितनी बार बच्चे क्या करते, कुछ ऐसा प्लान करते कि जैसे आगे के 2-3 चैप्टर छोड़ के है ना, जो डिफिकल्ट है उनको छोड़ के जंप कर देते हैं है ना, जैसे ये कोई 2 नए चैप्टर्स उठा लिए। तो वैसी गलती से आप लोगों को बचना है ना। मतलब सीबीएसई ने आप लोगों का जो सिलेबस डिज़ाइन किया है वो बहुत सोच समझकर डिज़ाइन किया है ना। हर एक चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर के लिए ब्रिज कोर्स का काम करता है, तो हमें बिल्कुल भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है और कंटिन्यूअसली सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 पढ़ना है। उसके बाद में जो आप लोगों का चैप्टर 7 है बेटा अल्टरनेटिंग करंट, हालांकि पहले जो आप लोगों का क्लास 10th था उसमें अभी तो ये चैप्टर बहुत कम हो गया है। मतलब आप लोगों को 10th में आपने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ा होगा, लेकिन पहले ये चैप्टर कभी 10th में बहुत बड़ा हुआ करता था है ना। तो वहां से हटा के चीजें जो है वो अभी आप लोगों को 12th में देखने को मिलेगी। एक अच्छा चैप्टर है, अगर आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट और ये बाकी के चैप्टर्स आप लोगों के अच्छे से अगर आप पढ़ के आते हो तो यहाँ पे आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। तो ओवरऑल ये रहे आप लोगों के 7 चैप्टर्स। तो चलिए अब अच्छा एक चीज और कि आप लोगों का यूनिट 3 और यूनिट 4 यानी कि आप लोगों का चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 ये चारों चैप्टर्स मिला के आई थिंक आप लोगों को शायद कैमरे की वजह से
इसकी मार्किंग नहीं दिख रही होगी, ओके नहीं दिख रही है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये जो चारों चैप्टर्स है बेटा ये रहेंगे आप लोगों के 17 मार्क्स के, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये चारों चैप्टर्स मिला के, ये जो चारों चैप्टर्स आप लोगों के रहने वाले हैं ये आप लोगों के 17 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो ऊपर के जो 3 चैप्टर्स है वो 16 मार्क्स के रहेंगे, नीचे के जो 4 चैप्टर्स है ना, 4, 5, 6, 7, ये आप लोगों का 17 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 5। ओके तो ये रहेगी आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, अपने आप में ऑसम चैप्टर है। मतलब अगेन यू विल मीट विथ एन इजी टॉपिक, है ना। जो आप लोगों का इजी चैप्टर्स अगर मैं बोलूँ तो चैप्टर 8 आप लोगों का उन्हीं चैप्टर्स में से है, पर अगेन आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारा थ्योरी पढ़ना है ना। तो अपना माइंडसेट नहीं बदलना है, अच्छे से प्रिपेयर करो, टाइम के साथ प्रिपेयर करो, तो आप लोगों को ये वाला चैप्टर जो है कहीं ना कहीं ज़रूर फायदा देगा। दूसरी बात ये है कि ये वाला जो चैप्टर है ना बेटा, इससे बहुत इजी क्वेश्चंस है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहीं प्रॉपर्टी पूछ लेंगे, है ना, कहीं उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूज़ पूछ लेंगे। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो धीरे धीरे चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट यूनिट के बारे में, जो है आप लोगों का ऑप्टिक्स। यहाँ पे आप लोगों का जो चैप्टर 9 रहने वाला है बेटा, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अपने आप में एक तरह से बहुत बड़ा चैप्टर है। अच्छा खासा टाइम तुमको यहाँ पे लगने वाला है। और दूसरी बात, अगर तुमने 10th के पाप अच्छे से धोए होंगे, है ना, मतलब वो जो रे डायग्राम्स, वो जो इमेज फॉर्मेशन और जो न्यूमेरिकल्स अगर तुम लोगों ने 10th क्लास में बहुत अच्छे से लगाए होंगे, ट्रस्ट में ये चैप्टर तुम्हारा जो है बहुत फेवरेट होने वाला है। पर अगर तुमने 10th में मक्कारी की होगी और वहाँ पे अगर तुम लोगों का ध्यान इधर उधर रहा होगा तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी कर सकता है। वेल चैप्टर बुरा नहीं है, पर हाँ ये है कि बहुत बड़ा और लेंथी चैप्टर है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर 10 के बारे में, वेव ऑप्टिक्स, है ना। यहाँ पे फिर जो है कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिलेगा। वेव ऑप्टिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो है आप लोगों का एक नया एक्सपीरियंस रहेगा, है ना। बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी। सो जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अच्छा ये जो आप लोगों का चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, ये तीनों मिलके आप लोगों का टोटल 18 मार्क्स जो है वो कवर करने वाले हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग हमारी यूनिट 7 के ऊपर, जहां पे आप लोगों का चैप्टर 11 रहेगा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अगेन आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आप लोगों का यूनिट 8, जिसके अंदर आप लोगों के 2 चैप्टर्स रहेंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिसमें चैप्टर 12 आप लोगों का एटम्स रहेगा एंड चैप्टर 13 आप लोगों का न्यूक्लियाई रहेगा। अब यहाँ पे जो आप लोगों का यूनिट 7 और यूनिट 8 है, दोनों मिला के अगेन इट विल कवर 12 मार्क्स। आप लोगों का कितना मार्क्स कवर होने वाला है? 12 मार्क्स। और दूसरी चीज़, ये जो आप लोगों के चैप्टर्स है बेटा, चैप्टर 11 हो गया आप लोगों का, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 14, ये फिर आप लोगों को बहुत इजी पढ़ने वाले हैं। मतलब किसी भी एंगल से आपको इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है ना। और स्टार्टिंग से इनके ऊपर फोकस करना है। कई बार बच्चे इनको इजी समझ के ये गलती कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं इनको लास्ट में कंप्लीट कर लूँगा, है ना। लेकिन जैसे कि आप लोगों का एटम्स हो गया और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो गया, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप टाइम के साथ ही सीखोगे, है ना। इसके न्यूमेरिकल्स हो गए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए, तो धीरे धीरे अगर आप इनको साथ के साथ में कंप्लीट करते जाओगे तो ये आप लोगों के लिए बर्डन नहीं बनेंगे। पर अगर आप सोचो कि मैं ये जितने भी इजी चैप्टर्स हैं इनको सबसे लास्ट में पढ़ूं, तो वो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो डोंट स्किप एनी चैप्टर। जैसे आप लोगों के जिस ऑर्डर में चैप्टर्स है, बस उसी ऑर्डर में आप लोगों को पढ़ना है। और लास्ट जो आप लोगों का यूनिट है, जो है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसका नाम है चैप्टर 14, और यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में। ये अकेला चैप्टर बेटा, अकेला चैप्टर आप लोगों का 7 मार्क्स का होने वाला है ना। कितने मार्क्स का होने वाला बच्चा? 7 मार्क्स का होने वाला है। तो किसी भी एंगल से हम लोगों को इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अच्छा चैप्टर है ना, अच्छा चैप्टर है, पर कुछ नई चीज़ें रहेगी, है ना। तो थोड़ा मे भी पॉसिबल तुमको परेशान कर सकती है, लेकिन कहानी फिर वही है कि कहीं तुम इसको इजी के चक्कर में छोड़ मत देना। सो ये ओवरऑल आप लोगों का 14 चैप्टर्स रहेगा, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि स्पेशली आप लोगों को चैप्टर 5
ओके फिर उसके बाद आप लोगों का चैप्टर 8 और 11, 12, 13, 14 इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी स्कैप नहीं करना है ना। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं सोचना है कि मैं लास्ट में इनको प्रिपेयर करूंगा। आप लोगों को इनको टाइम टू टाइम है ना, एक जैसा सीक्वेंस आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड ने आपको बना के दिया है ना, बस उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है। और लास्ट में इसके बाद जब हम लोग पढ़ते जाएंगे तो वैसे तो आप लोगों ने जैसे कि देखा है यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर्स मिला के 16 मार्क्स हो रहे हैं, है ना। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन से चैप्टर से कितना वो पूछेंगे, लेकिन फिर भी जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उस वक्त ये मैंने आप लोगों का स्लाइड जो है इसलिए बनाया हुआ है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर वाइज भी थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का जो है वो पूछने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो फाइनली ये रहा आप लोगों का सिलेबस 2026-27। कुछ चेंज आप लोगों का लास्ट ईयर से इसमें नहीं हुआ है। मतलब आप लोगों का जो पुरानी बुक्स है वो बिल्कुल आप लोगों के काम आने वाली है, जो पुराने नोट्स है आप लोगों का काम आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर से आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहूँगा कि आप लोगों को बेटा किसी भी एंगल से है ना न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल भी इजी वे में नहीं लेना है ना। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप लोगों को स्टार्टिंग से करनी है, ठीक है, स्टार्टिंग से करनी है। और चाहे आप रोज के 2 न्यूमेरिकल्स करो, 3 न्यूमेरिकल्स करो, हर चैप्टर से आप 5 to 10 न्यूमेरिकल्स करो, बट बिना न्यूमेरिकल्स के, बिना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के आप लोगों का क्लास 12th इतना इजी तरीके से नहीं होने वाला है। फिजिक्स अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बशर्ते आप लोग जो है थोड़ा सा मन लगा के अगर स्टार्टिंग से आपने इनके साथ फ्रेंडशिप बना के अगर चले तो फाइनली ये आप लोगों को बहुत अच्छा फील करवाएगा। और थोड़ा बहुत अगर हम लोगों ने मक्कारी किया तो फिर लास्ट में जाते जाते कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है ये परेशानी खड़ी कर सकता है। सो फाइनली ये आप लोगों के जो है सिलेबस और उसके चैप्टर्स थे जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए। बहुत जल्दी हम लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। डेमो क्लासेस के तौर पे मैं आप लोगों को जो है कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में ताकि एक ब्रिज कोर्स की तरह आप लोगों के लिए काम कर पाए तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि 10th की बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोगों को 12th में काम आने वाली है। जैसे मैंने आप लोगों को रे ऑप्टिक्स के बारे में बताया है ना, तो रे ऑप्टिक्स में अगर आप लोगों का इमेज फॉर्मेशन वो सारे फॉर्मूले है ना, मैग्निफिकेशन के हो गए, आप लोगों का मिरर के फॉर्मूले हो गए, लेंस के फॉर्मूले हो गए, अगर कहीं ना कहीं वो आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो बेशक वो आप लोगों को यहाँ पे जरूर हेल्प करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 12th है। बहुत जल्दी हम लोग हमारी डेमो क्लास के साथ मिलेंगे। सो तब तक कीप इन टच। और हम लोगों का जो चैनल है डीप कृतिक स्टडी पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप लोग नए हैं सो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हम लोग हमारी डेमो क्लास है ना कैसे रहेगी, कैसे हम लोग हमारे सिलेबस को कवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, एक छोटी सी बात और मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि मोटे मोटे तौर पे आप लोगों का जो फिजिक्स का कोर्स होता है इट विल टेक 7 to 8 मंथ है ना। अगर आप लोग 7 to 8 मंथ में अच्छे से है ना पढ़ के, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी हो गए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी हो गए है ना, तो आप लोगों का 7 to 8 मंथ्स में आप लोगों का फिजिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगर अभी से आप देखो है ना तो आप लोगों के पास में मैं तो करीब ऑलमोस्ट आधा हो गया है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर है ना दिसंबर, यानी कि मोटे मोटे तौर पर देखें तो अगर आप अब से भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो, ठीक है, सो इट विल टेक 7 मंथ्स है ना। मतलब अप्रोक्सीमेट दिसंबर में जाके कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे तरीके से अपने फिजिक्स को कंप्लीट कर पाओगे। ओके, सो हम लोगों की जो क्लासेस रहेगी उसमें हम लोग ये ट्राई करेंगे कि थोड़े से एडिशनल लेक्चर लेके है ना जितना जल्दी है ना आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो पाए, हम लोग कोशिश करेंगे कि बाय नवंबर एटलीस्ट हम लोगों का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। और अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहा तो बिल्कुल बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ बहुत जल्दी हम लोग जो है ये क्लासेस फिनिश करेंगे। उसके बाद हम लोगों का 1 or 2 मंथ का रिविजन क्लासेस रहेगा और बाकी सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, इसकी एक वीडियो और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग हमारी डेमो क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।
बहुत अच्छे से आप लोग अपने फिजिक्स को प्रिपेयर करो। एंड अब जो आने वाला साल है ना, जैसे कि आप लोगों ने सर्कमस्टेंसेस देखे, ठीक है, आप लोगों का चाहे वो ऑनलाइन चेकिंग का सिस्टम हो, नीट की एग्जाम हो, तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ों से हम लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है ना। मतलब जो दूसरों के साथ हो रहा है उससे हम लोगों को सीखना है ना। ऐसा नहीं हो कि हम लोग इन सब चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाए, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट आप लोगों के नए साल के लिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन।